स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। बच्चों पिछली कक्षा में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा एवं निरक्षीय रेखा में वैद्युत विभव के लिए सूत्र की स्थापना तक पूरा किया था। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या होता है बच्चों समविभव पृष्ठ, इसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर समविभव पृष्ठ खींचा गया ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है। मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर उन बिंदुओं से होकर गुजरने वाला पृष्ठ, उन बिंदुओं को मिलाकर खींचा गया पृष्ठ जिन पर वैद्युत विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ बच्चों कुछ समविभव पृष्ठ हम लोग खींचेंगे, जैसे किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ खींचेंगे। तो जब उनके लिए हम समविभव पृष्ठ खींचेंगे तब हमें समझ में आएगा कि समविभव पृष्ठ का पूरी तरह से मतलब क्या है, क्योंकि अभी ये परिभाषा है समविभव पृष्ठ की। तो देखते हैं बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों जैसे बिंदु O पर एक आवेश रखा है Q, क्लियर? बिंदु O पर एक आवेश रखा है Q, तो इसके चारों ओर इसका वैद्युत क्षेत्र होगा। अब बच्चों अनंत से इसके वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होगा वो इसके वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर वैद्युत विभव होगा। अब बिंदु आवेश के लिए जो वैद्युत विभव के लिए सूत्र होता है, तो वो बच्चों बिंदु आवेश, मान लीजिए कहीं बिंदुओं पर आवेश Q रखा है, तो इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर जो वैद्युत विभव होगा V, वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r वोल्ट में होगा। क्लियर बच्चों? तो अब इस आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर जो विभव बनेगा हमारा, वो कैपिटल V इतना होगा। अब अगर बच्चों इसके त्रिविमीय आकाश, मान लीजिए बिंदु Q यहां है और इसके चारों ओर के त्रिविमीय आकाश में अगर हम इस आवेश से समान दूरी स्मॉल r, समान दूरी स्मॉल r, समान दूरी स्मॉल r पर उपस्थित बिंदुओं को मिलाकर एक पृष्ठ खींचे, तो उन सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान है, क्योंकि आवेश से उन सभी बिंदुओं की दूरी का मान समान है। इसलिए आवेश Q से समान दूरियों पर उपस्थित उन बिंदुओं P पर विभवों का मान समान है। तो अगर ऐसे बिंदुओं को मिलाकर के हम कोई पृष्ठ खींचेंगे तो वह पृष्ठ बच्चों इस बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया एक गोला होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बिंदु आवेश होता है उसका समविभव पृष्ठ गोलीय होगा। अब इस गोले के किसी भी बिंदु पर आप देख लीजिए, ये गोला है और गोलीय गौसियन पृष्ठ कह सकते हैं इसको, गौसियन पृष्ठ है।
और बच्चों इस गोले के किसी भी बिंदु पर यदि आप वैद्युत विभव का मान देखेंगे तो इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान हमारा कैपिटल V आने वाला है। क्यों? क्योंकि आवेश Q से गोले के पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु वो समान दूरी पर है, तो आवेश Q से इन सभी बिंदुओं पर स्मॉल r दूरी पर पाए जाने वाले सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r। तो बच्चों किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर उन बिंदुओं को मिलाकर खींचा गया पृष्ठ जिन पर वैद्युत विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो इस बिंदु आवेश के चारों ओर स्मॉल r दूरी पर त्रिविमीय आकाश में जितने भी बिंदु पाए जाएंगे इन सभी बिंदुओं पर हमारा वैद्युत विभव समान है। तो इन बिंदुओं को मिलाकर खींचा गया जो पृष्ठ है वो हमारा समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बिंदु आवेश का जो समविभव पृष्ठ होता है, बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए संकेंद्रीय गोले होते हैं, संकेंद्रीय गोले होते हैं। तो बच्चों बिंदु आवेश का जो समविभव पृष्ठ है वो गोलाकार है। अब और देख लेते हैं, ऐसा एक नहीं ऐसे अनेक गोले हम लोग यहां बना सकते हैं। ऐसे आप कई गोले खींच सकते हैं जो बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो ऐसे सभी गोले जो है जो बिंदु आवेश Q को केंद्र मानकर खींचे जा सकते हैं तो वो हमारे ये बन जाएंगे। अब बच्चों देखो धनावेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। धनावेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये बच्चों बिंदु O पर रखे आवेश Q से बाहर की ओर ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जाती हैं। और अगर इनको देखेंगे तो ये पृष्ठ गोले के पृष्ठ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा से 90 डिग्री कोण बना रहा है। इसका मतलब है कि गौसियन पृष्ठ पर सदैव वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं अभिलंबवत होती हैं। तो इसी प्रकार बच्चों हम लोग और देख लेते हैं कि जैसे हमारा रेखीय आवेश वितरण है, रेखीय आवेश वितरण के लिए समविभव पृष्ठ खींचते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों जैसे ये लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब यहां इनसे स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु हैं, मतलब ये रेखीय आवेश वितरण है और इससे स्मॉल r दूरी पर जितने बिंदु पाए जाएंगे उन सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होगा। इसलिए ये देखा जा सकता है कि जो रेखीय आवेश वितरण के लिए समविभव पृष्ठ होता है वो हमारा बेलनाकार होता है। तो रेखीय आवेश वितरण के लिए समविभव पृष्ठ हमारे बेलनाकार होंगे। और अगर इनकी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हम लोग खींचेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं धनावेश से निकलकर बाहर की ओर जाएंगी। तो रेखीय आवेश वितरण जैसे ऐसा है तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कुछ इस तरीके से होंगी। तो बच्चों ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं भी इस बेलनाकार गौसियन पृष्ठ के अभिलंबवत के लंबवत है। अब बच्चों इसी तरह अगर हम लोग कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो उसके लिए भी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं खींच सकते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं आसानी के साथ खींच सकते हैं। तो उनको देख लेते हैं हम लोग। जैसे कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो समविभव पृष्ठ होगा वो कैसा होगा। तो बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र का समविभव पृष्ठ
तो बच्चों समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो खींचा जाता है, उन बिंदुओं को मिलाकर खींचा जाता है जिन पर वैद्युत विभव का मान समान होता है। तो यहां पर एक समान वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो होती हैं बच्चों, वो समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं के द्वारा हमने इन समांतर एवं समदूरस्थ रेखाओं के द्वारा हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया है। अब बच्चों यहां पर हमें इनके लिए समविभव पृष्ठ खींचना है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कुछ इस तरीके से त्रिविमीय आकाश में है, तो इनका जो समविभव पृष्ठ बनेगा बच्चों, वो इस वैद्युत क्षेत्र के उन बिंदुओं को मिलाकर खींचा गया पृष्ठ होगा जिन पर वैद्युत विभव का मान समान है। तो बच्चों ये एक समतल बनने वाला है। एक समान वैद्युत क्षेत्र का जो समविभव पृष्ठ होगा वो एक समतल होगा, और उसको कुछ इस तरह से यहां पर खींचा जा सकता है। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र का जो समविभव पृष्ठ होता है वो एक समतल होता है। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर उन बिंदुओं को मिलाकर खींचा गया पृष्ठ जिन पर वैद्युत विभव का मान समान है कामा समविभव पृष्ठ कहलाता है। और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान है। तो बिंदु आवेश के लिए उन बिंदुओं को हमने मिलाया जहां पर वैद्युत विभव का मान समान है, और उनको मिलाकर के एक हमने पृष्ठ जो तैयार किया है उसको हमने कहा कि यह समविभव पृष्ठ है। तो बिंदु आवेश Q का जो समविभव पृष्ठ होता है वो गोलीय होता है, और रेखीय आवेश वितरण का जो समविभव पृष्ठ होता है वो बेलनाकार होता है, और एक समान वैद्युत क्षेत्र का जो समविभव पृष्ठ होगा वो समतल होगा। दूसरी बात बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि समविभव पृष्ठ पर सदैव वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं लंबवत होती है। तो यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं समविभव पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो अगला बच्चों इसी समविभव पृष्ठ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है समविभव पृष्ठ के गुण। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये समविभव पृष्ठ के गुण। तो इसको समझ लेते हैं कि समविभव पृष्ठ के कौन कौन से गुण हैं। तो बच्चों समविभव पृष्ठ के गुण, तो पहला गुण इसमें है क्योंकि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है। ये वैद्युत क्षेत्र के उन बिंदुओं को मिलाकर खींचा गया जिन पर वैद्युत विभव का मान समान है। तो अगर हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर लेंगे, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर लेंगे, तो वो विभवांतर बच्चों शून्य आने वाला है। तो समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण, पृष्ठ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों समविभव पृष्ठ के गुण निम्न प्रकार। तो पहला गुण क्या है इसको देख लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट पहला गुण तुम्हारा हुआ कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव कैपिटल वी का मान, वैद्युत विभव कैपिटल वी का मान समान होता है, समान होता है। तो अगर किन्हीं दो बिंदुओं की हम बात करेंगे तो दोनों बिंदुओं पर समविभव पृष्ठ मध्य, अगर दो बिंदु हैं तो उन दोनों बिंदुओं पर विभव का मान समान है। तो अगर उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव का अंतर लिया जाएगा तो वो अंतर हमारा शून्य आने वाला है, मतलब विभवांतर जो होगा वो शून्य। अर्थात समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है,
शून्य होता है। अर्थात डेल्टा V बराबर 0 वोल्ट समविभव पृष्ठ के लिए। तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में जो बच्चों वैद्युत विभवांतर होगा वो शून्य होगा। तो अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य है और हम एक बिंदु से Q नॉट आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाए, विभवांतर 0 है, तो कार्य बराबर होता है बच्चों, कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर। तो यहां पर जो कार्य होगा भाई, आवेश Q को ले जा रहे हैं हम, लेकिन उन दो बिंदुओं के बीच ले जा रहे हैं जिनके बीच विभव में अंतर शून्य है। तो यहां पर जब विभवांतर शून्य रखेंगे तो कार्य हमारा कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। इसका मतलब समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। तो बच्चों समविभव पृष्ठ कि किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अब बच्चों अगर इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग करें कि शून्य कार्य क्यों होता है, तो चूंकि कार्य बराबर हमारा होता है आवेश गुणे विभवांतर, चूंकि कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभवांतर, कार्य बराबर होता है बच्चों आवेश गुणे विभवांतर। तो जो कार्य है W, आवेश Q को ले जाना है और विभवांतर है डेल्टा V, और समविभव पृष्ठ के लिए डेल्टा V का मान होता है 0। समविभव पृष्ठ के लिए जो डेल्टा V है उसका मान होता है बच्चों 0। तो जब हम यहां 0 रखेंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू 0। तो समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना हुआ, 0। तो 0 जूल कार्य करना होगा आपको समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में। अब बच्चों यहां पर एक तीसरा बिंदु है, समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं सदैव अभिलंबवत होती। मतलब समविभव पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं के बीच जो कोण बनेगा वो हमारा हमेशा 90 डिग्री रहने वाला है। तो बच्चों इस बात को समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसकी व्याख्या करते हैं। चूंकि कार्य बराबर है, मान लीजिए हम समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अति सूक्ष्म विस्थापन पर रखे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ले रहे हैं dV शून्य। तो चूंकि कार्य बराबर होता है हमारा आवेश गुणे विभवांतर, तो अगर हम कार्य देख रहे हैं यहां पर dW आवेश Q और गुणे विभवांतर dV। अब देखिए बच्चों यहां पर समविभव पृष्ठ के लिए dV का मान है, समविभव पृष्ठ के लिए जो dV है वो हमारा 0 है। समविभव पृष्ठ के लिए जो dV का मान है वो 0 है। तो जब हम यहां 0 रखेंगे तो dW कितना आ जाएगा, 0। अब कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो मान लीजिए हम विस्थापन यहां पर समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में अनंत सूक्ष्म विस्थापन वेक्टर dx ले रहे हैं। तो बताओ बच्चों ये कार्य हमारा क्या बना, वेक्टर F डॉट वेक्टर ds। ये Q आवेश पर लगने वाला बल वेक्टर है। तो dW वेक्टर F डॉट वेक्टर ds, तो इसी को हम लिख सकते हैं F dx cos थीटा। अब बच्चों देखो वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर आवेश को रखेंगे तो उस पर बल जरूर लगेगा, मतलब बल हमारा 0 नहीं, और हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जा रहे हैं समविभव पृष्ठ के, तो हमारा विस्थापन भी शून्य नहीं। तो अगर विस्थापन dx शून्य नहीं है, बल भी शून्य नहीं है, तो इसका मतलब है कि cos थीटा की वैल्यू
कार्य अगर जीरो है तो cos थीटा की वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा। तो अगर हमारा cos थीटा 0 डिग्री जीरो है तो बताओ cos में कितने का मान जीरो होता है? 90 का। तो cos 90 का मान शून्य, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री। मतलब समविभव पृष्ठ पर आवेश को हम रखेंगे तो उस पर जो बल लगेगा F, और जो इसका विस्थापन होगा समविभव पृष्ठ पर अतिसूक्ष्म विस्थापन dx, उनके बीच का कोण 90 डिग्री। अब बल किस दिशा में लगेगा आवेश पर? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। धनात्मक आवेश पर सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। इसका मतलब जो Q आवेश है उस पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल F लग रहा है, पृष्ठ में विस्थापन dx है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा बल की दिशा और विस्थापन पृष्ठ की दिशा। तो मतलब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठ के बीच 90 डिग्री का कोण, मतलब वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं समविभव पृष्ठ पर सदैव अभिलंबवत होती है। तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, समविभव पृष्ठ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको बढ़िया अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाने पर जो वैद्युत विभव का मान है वो परिवर्तित होता है, और अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं तो वैद्युत विभव का मान घटता जाता है। और दूरी के साथ वैद्युत विभव के मान में ये जो परिवर्तन है ये एक नई भौतिक राशि विभव प्रवणता के बारे में कुछ प्रदर्शित करेगा। तो हम लोग विभव प्रवणता को समझेंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच संबंध को देखेंगे। क्लियर बच्चों? तो यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि विभव प्रवणता क्या होती है। विभव प्रवणता क्या होती है? विभव प्रवणता क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर बच्चों? तो बात समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए ये बिंदु O पर एक आवेश रखा है Q। अब अगर बच्चों में इस धनात्मक आवेश की वैद्युत क्षेत्र की रेखा देखेंगे तो ये धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। अब बच्चों हम इस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ले रहे हैं A। तो अगर यहां हम देखें बिंदु A पर, बिंदु A पर, तो जो बच्चों विभव का मान होगा वो बिंदु आवेश Q से दूरी पर निर्भर करेगा। तो मान लीजिए बिंदु O पर रखे आवेश Q से R1 दूरी पर बिंदु A है, तो बिंदु A पर जो विभव होगा वो हमारा 1/4πε0 आवेश बटे दूरी। अब इसी तरह बच्चों अगर इससे आगे हमें कोई दूसरा बिंदु ले रहे हैं बिंदु B पर, क्लियर? तो बिंदु B पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा? तो आवेश जो Q से बिंदु P की जो दूरी है वो R2। तो बिंदु B पर आवेश Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभव V2 = 1/4πε0 Q/R2 होगी। अब चूंकि बच्चों R1 का मान है हमारा कम, तो R1 कम होगा तो विभव V1 हमारा ज्यादा होगा। यदि हमारे R1 का मान कम है तो विभव V1 का मान अधिक होगा। और चूंकि R2 दूरी अधिक है और हम इससे भाग दे रहे हैं, विभव हमारा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है यहां, तो R2 की दूरी अधिक है तो विभव का मान कम होगा। इसका मतलब बच्चों जो हमने यहां एक दूरी में परिवर्तन देखा है डेल्टा x या डेल्टा r, ठीक है? तो दूरी में परिवर्तन कितना है? दूरी में परिवर्तन है बच्चों, दूरी में परिवर्तन है हमारा डेल्टा r बराबर R2 माइनस R1। तो बच्चों यहां विभव में परिवर्तन कितना हुआ? विभवांतर कितना हुआ? डेल्टा v बराबर हमारा बना है V2 माइनस V1। तो बच्चों हम लोग ये देख रहे हैं कि डेल्टा r दूरी में वैद्युत विभव के मान में, वैद्युत विभव के मान में हुआ परिवर्तन जो है हमारा, हुआ परिवर्तन जो है वो डेल्टा v। क्लियर बच्चों?
इसका मतलब यह है कि डेल्टा आर मीटर दूरी में जो विभव बदला है हमारा वो डेल्टा वी वोल्ट। तो बताओ बच्चों, एकांक दूरी में विभव में परिवर्तन कितना हुआ? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर वोल्ट प्रति मीटर। दोनों पक्षों में डेल्टा आर का भाग दे देंगे, वोल्ट प्रति मीटर। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि प्रति 1 मीटर दूर चलने पर जो वैद्युत विभव के मान में परिवर्तन आता है वो हमारा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं बच्चों विभव प्रवणता। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। मतलब विभव प्रवणता डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। और मात्रक इसका क्या बनेगा बच्चों? वोल्ट प्रति मीटर। तो अगर इसकी परिभाषा को समझें तो इसकी परिभाषा बनती है वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक दूरी में हुआ विभव परिवर्तन कामा विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रवणता कहलाता है। और बच्चों यदि हमारी जो दूरी है डेल्टा आर अनंत सूक्ष्म हो, दूरी हमारी कैसी हो? अनंत सूक्ष्म हो, मतलब वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु 1 से बिंदु 2 की जो बीच की दूरी हो बहुत कम हो, अनंत सूक्ष्म हो, तो हम लोग इसी समीकरण को लिख सकते हैं विभव प्रवणता बराबर लिमिट डेल्टा आर टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। इसी को कह सकते हैं डीवी अपॉन डी आर। मतलब दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हमारा हुआ बच्चों दूरी के सापेक्ष। अतः दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर कामा दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर कामा विभव प्रवणता कहलाती है। क्लियर बच्चों? तो किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक दूरी में हुए विभव परिवर्तन के मान को विभव प्रवणता कहते हैं, या तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने विभव प्रवणता के बारे में सीखा। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच एक अनोखा संबंध है। और बच्चों अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण पता है तो उसकी सहायता से उस वैद्युत क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं पर विभव के मान का समीकरण प्राप्त करना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच का यह संबंध बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और कई बार प्रश्न इस प्रकार आते हैं कि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी जाए और आपको उस बिंदु पर वैद्युत विभव के मान को ज्ञात करना हो, तो ऐसी स्थितियों पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच का संबंध आना बहुत जरूरी है। तो बच्चों अगला जो टॉपिक है हमारा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता के बीच संबंध है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता के बीच संबंध है। तो देख लेते हैं बच्चों अपना अगला टॉपिक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता के बीच संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई एवं विभव प्रवणता dV by dr के बीच संबंध। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बच्चों इस संबंध के लिए हम यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र मानते हैं कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है ए। अब बच्चों बिंदु ए पर हमने Q नॉट आवेश को रखा, तो वैद्युत क्षेत्र का जो मान है वो वेक्टर ही है और Q नॉट आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस Q नॉट आवेश पर एक वैद्युत बल लगेगा और बल का मान कितना होगा? तो वो होगा बच्चों वेक्टर F बराबर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में, विद्युत क्षेत्र के दिशा में धनावेश पर विद्युत बल का बल लगेगा। तो धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत बल लगेगा EQ0। क्लियर? तो अब बच्चों चूंकि बिंदु विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में बिंदु A पर रखे Q0 आवेश पर आरोपित विद्युत बल वेक्टर F निम्न प्रकार है। तो क्या बनने वाला है बच्चों? तो वेक्टर F इज इक्वल टू हो जाएगा EQ0 विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्लियर? अब बच्चों अगर हम बिंदु A के अत्यंत समीप बिंदु B तक, बिंदु A से बिंदु B के अत्यंत समीप बिंदु B तक dx विस्थापन तक हम इस Q0 आवेश को लाते हैं। तो बच्चों Q0 आवेश पर विद्युत क्षेत्र के भीतर क्षेत्र की दिशा में एक बल लगता है वेक्टर F। अब अगर हम बिंदु A से बिंदु B तक इस Q0 आवेश को लाएंगे तो हमें इस विद्युत बल के विरोध में क्या करना होगा? कार्य करना होगा। क्लियर? तो बिंदु A के अत्यंत समीप बिंदु B तक dx विस्थापन तक Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य तो बच्चों बल के विपरीत दिशा में विस्थापन है, इसलिए कार्य बल गुणे बल की ही दिशा में विस्थापन होता है। अब यहां बल और विस्थापन विपरीत है तो चाहे डायरेक्ट आप माइनस साइन लिख लें या F dx cos 180 डिग्री आप लगा दें, क्योंकि वेक्टर F आपका इस दिशा में है और वेक्टर dx आपका इधर है, तो बीच का कोण आपका क्या बना? थीटा बराबर 180 डिग्री, और cos 180 का मान ऋण 1 होता है। तो चाहे तो आप सीधे लिख दें, कह दें कि बल और विस्थापन विपरीत है इसलिए हमने ऋण चिन्ह लिया है, या आप बल गुणे विस्थापन गुणे cos थीटा में आप मान रख सकते हैं थीटा बराबर 180 डिग्री। तो cos थीटा का मान आपका यहां पर ऋणात्मक आ जाएगा, तो dw। तो इस तरीके बच्चों विद्युत क्षेत्र के बिंदु A से बिंदु B तक Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य dw माइनस F इंटू dx है, और इसको हम समीकरण 1 कह सकते हैं। या अभी इसमें बल के मान को रख देते हैं EQ0, तो dw बराबर हमारा बन गया माइनस EQ0 इंटू dx। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब बच्चों देखिए विद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A है और बिंदु B भी है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच एक विभवांतर भी होगा। तो मान लीजिए इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर dv है, तो एक कार्य का सूत्र हमारा कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर भी हो सकता है। तो बिंदु A व बिंदु B के बीच यदि विभवांतर dv है तो बिंदु A से बिंदु B तक Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य हमारा कितना होगा? dw = Q0 इंटू dv। तो यदि विद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A व B के बीच विभवांतर dv हो तो Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो ये क्या होगा? कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा dw = आवेश है Q0, विभवांतर है dv। तो ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो अब बच्चों देखिए बिंदु A से बिंदु B तक Q0 आवेश को लाने के लिए किया गया एक कार्य हमने निकाला dw = माइनस EQ0 dx, और दूसरा कार्य हमारा फिर यही बिंदु A से B तक कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर वाले कॉन्सेप्ट से जो हमने निकाला है, तो dw = Q0 इंटू dv। तो बताओ दोनों एक ही कार्य है, तो समीकरण 1 व 2 से क्या स्पष्ट है?
समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि जो हमारा माइनस ई क्यू नॉट इंटू डी एक्स है वो क्यू नॉट इंटू डी वी के इक्वल है। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो ये हमारा ई बराबर बन गया माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। तो बच्चों देख सकते हैं dv अपॉन dx दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर है और इसका ऋणात्मक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, अथवा ऋणात्मक विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो बच्चों क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं किया है तो बिल्कुल कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि बच्चों ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं। आयुष पांडे फिजिक्स की जो ऑडियो क्वालिटी भी थोड़ी वीक थी उसको भी हमने अब स्ट्रॉन्ग किया है और अब जो है वीडियो क्लियर भी है, वॉइस भी क्लियर है, पढ़ने में भी कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो एक दूसरे को इसके बारे में जरूर बताएं। सभी लोग खूब मन लगा के पढ़ें, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं